हमारी छोरियाँ के छोरा से कम पड़े हैं, एक कहावत है ये। और हरियाणा ने बहुत से पहलवान दिए हैं जहाँ दूध दही का खाना खिलाया जाता है। तो एक ऐसी रोल मॉडल कार्यक्रम है एजुकेशन का, और आज एक ऐसी रोल मॉडल यहाँ पहुँची हैं जिनका नाम है उषा शर्मा, जो कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और नेशनल में ना जाने कितने रेसलिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं। और मैडम पूर्णिमा गुप्ता जी ने अपने स्कूल में बुलाया उसी प्रोग्राम के तहत। पूर्णिमा जी, पहले तो मैं प्रिंसिपल महोदय आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं मेरे मीडिया पे। आपने रोल मॉडल के तहत, विमेन रोल मॉडल के तहत एक ऐसी रेसलर को बुलाया है जिन्होंने पूरे कॉमनवेल्थ के अंदर इंडिया का नाम ऊँचा किया है। उषा शर्मा जी, आपने बच्चों से इंटरेक्शन किया, हमारी छोरियाँ छोरा से कि कम पड़स है, ऐसी पहलवान रही हैं हमारे हरियाणा के अंदर। फोकाट सिस्टर्स हैं, अन्य सिस्टर हैं, साक्षी मलिक हैं। अब जगह जगह आप एक्सटेंशन लेक्चर देती हैं। आज इस स्कूल के अंदर बच्चियों को आपने क्या मोटिवेट किया है? आप एक पुलिस सब इंस्पेक्टर भी हैं, डबल रोल मॉडल में हैं। देखिए, महिलाओं की जो स्थिति है आज भी, पिछले 40 साल में तो बहुत ही ख़राब स्थिति थी। लड़कियों को बाहर निकलने नहीं देते थे। उन बंधनों को तोड़ करके, और कुश्ती जैसे फील्ड में जहाँ लड़कियों का बिल्कुल वर्जित था जाना, तो वहाँ पर जाना और अपने आप को ये साबित करना कि भाई हमें एक बार मौका दें, फिर आप देखिए समाज में हम कितना परिवर्तन लाते हैं। तो वो मौके जब मिले, या फिर वो जिस जद्दोजहद के साथ लिए गए और आज इस स्थिति पे पहुंचे हैं, तो आज पैरों पे खड़े होकर के महिलाओं के लिए या इस समाज के लिए क्या कर सकते हैं। जिस तरह की एजुकेशन व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जीना नहीं आ रहा है, एक बराबरी का मुद्दा नहीं आ रहा है कि बेटी और बेटा दोनों ही बराबर हो। कहने के नाम पे है बराबर, लेकिन उस तरह की बराबरी की कोई बात कहीं है नहीं, धरातल के ऊपर वो बराबरी है नहीं। लड़कियों के लिए कोई ज़मीन नहीं बिकती कि वो पढ़ाई करे तो ज़मीन बेचते, लड़की खेलने के लिए जाए तो उनके लिए ज़मीन बेच देते हैं। लड़कियां जैसे उनका कोई घर नहीं है, पीयर में कहते हैं कि अगले घर में जाके करना जो करना है, और उधर जाके कहते हैं कि अपने घर में करना। तो ये जो स्थिति है ना, और फिर बेटियों के तो पैदा होने पे भी दुर्भाग्य। तो आपने ये सारी बेड़ियां कैसे तोड़ी? बहुत मुश्किल से। मेरी माँ बहुत बोल्ड है और उन्होंने कहा कि पैरों पे खड़े हुए बगैर आपको जिल्लत की नौकरी, जो जिल्लत की ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। आपको 100 रुपए के मोहताज होना पड़ेगा, आपको जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, और ऐसा आपके लिए मजबूरी हो जाएगी। या तो आप पैरों पे खड़े हों और समाज के लिए कुछ करें। जो परेशानी मेरी माँ ने झेली, मान लो 3 बेटियां और 1 बेटा है, कि भाई उनको बेटा ना चाहते हुए भी करना पड़ा, तो वो दिक्कतें हमारे साथ ना आए। तो माँ ने आत्मसम्मान से जीने के लिए सिखाया कि आत्मसम्मान से कैसे जीना है। आपको मांगना नहीं, आप औरों को देने के लिए बढ़ो। ऐसे रहना चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए, ये माँ ने सिखाया। तो इसके तहत वो बंधन तोड़े कि जैसे जो समाज में कहा कि ये नहीं कर सकती लड़कियां, भी कुश्ती नहीं कर सकती, हम कुश्ती में सबसे पहले गए। फिर मैं हिंदुस्तान की पहली रेसलिंग कोच हूँ, वहाँ पर भी टॉप किया मैंने। और उसके बाद इंडियन टीम में 6-7 साल, हिंदुस्तान की पहली महिला कुश्ती कोच हूँ मैं, और हिंदुस्तान की टीम की कोच रही हूँ मैं लगातार 7-8 साल। गीता फोगाट है, गीतिका जाखड़ है, नेहा राठी है, बहुत जितनी लड़कियाँ हमारी इंटरनेशनल मेरी स्टूडेंट रही हैं। जी, स्टूडेंट बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हैं, जो अभी DSP के पद पे तैनात है, और आज भी बहुत ही पोलाइट हैं और बहुत अच्छा समाज में योगदान दे रही है अपना। तो इस यहाँ पर पहुँच के जिन जद्दोजहद से हम यहाँ पर पहुँचे हैं, वो दिक्कतें लड़कियों में और जो हमारे पीछे पीढ़ी है उसमें ना आए। जैसे आज भी जो है ना लड़कियाँ, जैसे हम कहे पंचकुला में सबसे ज़्यादा ग्राफ है हमारा भ्रूण हत्या का, तो मुझे लगता था कि आप किसी एक को, किसी महिला को या पुरुष को कहो बेटी को मत मारो। अभी भी फीमेल अभी भी बहुत ज़्यादा है, अभी भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम कहें कि एजुकेशन की वजह से, तो एजुकेशन तो बहुत ज़्यादा है पंचकुला में, उसके बाद भी वहाँ मारी जा रही है। तो मुझे और हस्बैंड को ये लगा, मेरे हस्बैंड भी रेसलिंग कोच है, हमें लगा कि लड़कियों को अगर मजबूत बना दिया जाए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी, अगर वो पैरों पे खड़ी हो, अगर वो शरीर से मजबूत हो, तो वो पसंद की शादियां करेंगी। और बच्चे तब करेंगी जब उन्हें करना होगा, वो इतने करेंगी जितने उन्हें करना है, तो समाज में वो अपनी नज़र उठा के जी पाएंगी। अच्छा, एक मोबाइल फोबिया बच्चियों को भी होता है जी।
जिससे वे डेविएट हो जाती हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। इससे कितना इत्तेफाक रखती हैं? मैं बहुत ज़्यादा इत्तेफाक रखती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देश के युवाओं को बर्बाद करने में भी बड़ा योगदान दे रहा है और आबाद करने में भी बड़ा योगदान दे रहे हैं, लेकिन हमारे एजुकेशन का स्तर इतना बड़ा नहीं हो रहा है कि वो सिर्फ आबादी के मतलब आबाद होने की तरफ चले। अभी तो एकदम जैसे घूंघट खुलता है या बच्ची जब बाहर निकलती है तो उसको लगता है कि मैं कुछ समय के लिए मौज ले लूँ, मुझे ये मौका मिला है, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि ये जो समय जो निकल गया, क्योंकि लड़कियों के पास हिंदुस्तान में बहुत कम समय है, 20 से 22-25 साल इतना ही समय है लड़कियों के पास। उस समय में अगर यही समय है आपको सब समाज बहुत अच्छा लगता है, दुनिया जन्नत लगती है, और यही समय है आपको मेहनत करके पैरों पे खड़े होने का। तो इन दोनों में सामंजस्य जिस बच्चे ने बैठा लिया वो जीवन में पूरा समाज को भी बहुत कुछ देगा और खुद के लिए भी बहुत कुछ करेगा। और जिसने इस जीवन को इस समय एंजॉय कर लिया या फिर गलत कामों में, नशे में, आवारागर्दी में, इनमें पड़ गया तो वो पूरे जीवन को बर्बाद कर देगा। तो मुझे लगता है एडोलेसेंट बच्चियां होती है, एडोलेसेंट तो आप समझती हो, बिल्कुल 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 बिल्कुल, इनकी बड़ी कच्ची उम्र होती है, इनको यानी कि सही मार्ग दिखाना और सही रास्ता दिखाना, आप जैसी एक रोल मॉडल जो जहाँ पहुँचती हैं वो कैसे करती हैं? देखिए मुझे लगता है कि जो टीचर हैं, क्योंकि बच्चा जैसे 10 घंटे दिन के होते हैं, 10 या 12 घंटे जो दिन का समय है, उसमें से 8 घंटे स्कूल में रहता है, लगभग 7 से 6 घंटे 7 घंटे स्कूल में रहता है, उसके अलावा 1-2 घंटे ट्यूशन पे भी जाता है। तो मैं शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ा मतलब त्रुटि मानती हूँ ये कि उस व्यवस्था में ऐसा नहीं है कि बच्चों को जीवन जीना आए, बच्चों को सोसाइटी में सर्वाइव करना है। शिक्षा व्यवस्था अर्निंग के लिए है, कमाने के लिए है, कि आप हिस्ट्री पढ़ी, आपने मैथ पढ़ लिया, आपने साइंस पढ़ लिया, आप बहुत अच्छे टॉपर बन गए, उसके बाद आपने आगे सिखा दी वही चीज़ें, लेकिन वो सोसाइटी में कैसे जीना है। नहीं तो आज एक छोटी बच्ची 2 साल की सुरक्षित नहीं, अपने घर में गली में सुरक्षित नहीं है। एक टीचर जो है वो भी शायद 6 बजे 7 बजे महिला है, वो गली में से किसी चौराहे से निकलते हुए डरती है वो। मैं तो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ जी, आप सब इंस्पेक्टर हैं, महिला सब इंस्पेक्टर हैं जी, तो ये वीमेन सिक्योरिटी क्यों नहीं है आज भी? यानी वीमेन सिक्योरिटी मैं कह तो रही हूँ, आपको पहले ही बताया कि शिक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं कोई चीज़ की कमी आ रही है, कहीं ना कोई ऐसी व्यवस्था में कमी है, कोई ऐसी पुस्तकें नहीं है, कोई ऐसा शिक्षण संस्थान नहीं बना है जिसमें उनको इन्वायरमेंट में जीना आए। इतना पढ़ने के बावजूद भी वो वही व्यवहार कर रहे हैं जो उन्होंने घरों में देखा है, जो उन्होंने पुराने लोगों को देखा है कि हमारे तो ऐसे ही होता है, हमारे तो ऐसे ही होता है। घूंघट प्रथा और सती प्रथा, इन चीज़ों के लिए बहुत महात्मा लोग लड़ के चले गए, लेकिन आज भी महिलाओं को, हमारी 80% जनसंख्या को घूंघट में जीना पड़ रहा है। कैसे क्वेश्चन पुट किए हैं बच्चियों ने आपसे? बच्चियों ने बहुत, इतना वो अंदर से हिल गई थी। उन्होंने कहा है कि हम अपने माँ बाप को कैसे मोटिवेट करें कि हमें वो व्यवस्था दे, हमें वो माहौल दे जिसमें हम अपने आप को ग्रो कर सके। तो मतलब उनके पास जगह नहीं है। तो मैंने उनको यही कहा कि आप वो अपने माँ बाप को दोषी दे रहे। हाँ, हर एक बच्ची को लगता है आज कि मेरे माँ बाप मेरी रुकावट है, मेरी बाधा है कामयाबी में, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करते, वो अपनी बच्चियों की बढ़ाई नहीं करते, वो पढ़ती हैं तो उनका सहयोग नहीं करते, वो काम में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वो पिता जो है ना, जो घर का मालिक बना हुआ है, वो बेटों को अलग सुरक्षित रखता है, उसको काम की जिम्मेदारी नहीं देता है। घर में माँ और बाप दोनों हैं जो वो बेटे को अलग रखते हैं, उनको बाहर छोड़ देते, तुम्हारा कोई काम नहीं, बेटे को प्रायोरिटी दी, बिल्कुल प्रायोरिटी दे रहे हैं। उनको कहो तुम्हारा काम नहीं है, घर का कोई जिम्मेदारी नहीं, और लड़की को पढ़ने के टाइम में कहेंगे तू बर्तन मांज ले, तू ये रोटी बना ले, तू ये कर ले जैसे। और आज भी ये माहौल है कि एक MA PhD या डॉक्टर लड़की को इस तरीके से वस्तु के रूप में परोसा जाता है कि लड़के वाले डिसाइड करेंगे कि उसको आगे नौकरी करनी है कि नहीं करनी है, जैसा आप डिसाइड करोगे वैसा। आपकी बात को काट रहा हूँ। आज भी यानी कि जब ओलंपिक में जाते हैं, कॉमनवेल्थ में जाते हैं, एशिया में जाते हैं या वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाते हैं, तो लड़कियां मेडल ज़्यादा लेके आती हैं। बिल्कुल ज़्यादा लेके आ रही है। जहाँ जहाँ लड़कियों को अपने आप को साबित करने का मौका मिला है, वहाँ वहाँ उन्होंने अपने आप को साबित किया। और मैं ये मानती हूँ कि महिलाएं जिस तरह से, सरकार जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ है, मुझे ऐसा लगता है कि लगभग जितनी महिलाएं हैं जो ओहदों पे काम कर रही हैं वो बहुत दूर हैं भ्रष्टाचार से। और ये साफ सबूत है कि आज स्कूलों से हॉस्पिटलों में ज़्यादा महिलाएं काम कर रही हैं, क्योंकि बहुत ईमानदारी से काम करती हैं, बहुत लगन से काम करती हैं, सिंसियरिटी से अपने काम, जितना वो परिवार को जिस मजबूती से चलाती है उतना ही अपने इंस्टीट्यूटों में भी अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने यहाँ एक्सटेंशन लेक्चर दिया है एज ए रोल मॉडल, ये प्रोग्राम भी है, और आप कॉमनवेल्थ की चैंपियन भी रही हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, और एशिया की यानी कि कोच भी रही हैं। जी ट्रिपल मैडम, आपको भी साधुवाद देते हैं कि ऐसे कोचेस को, ऐसे रोल मॉडल्स को आप बुलाते रहिए। बहुत धन्यवाद। बच्चियाँ जिससे मोटिवेट हों और बेटा बेटी एक समान।
तितली, हिरनी, मोरनी, कोयल, बत्तख, मीन, सृष्टि पिता की बेटियां कितनी शौक हसीन। ये बेटियां तो शौक हसीन होती बिल्कुल, हैं, बिल्कुल उनको जी। मोटिवेट करना आप जैसे रोल मॉडल का काम है। देखते रहिए हास्य की आवाज़।